Hello physios, I am Sakshi Neha and you're watching Believe in Therapy. So today's session is another important part of AIMCRE Physiotherapy series. So if you will find to the previous video, you can check the description box and you can check also प्लेलिस्ट। यहाँ पे हमने बहुत सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। एक्चुअली अगर 19 to 20 मॉडल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं वहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं। मैराथन क्लासेस भी कवर किए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए हुए हैं। सो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के गाइस बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंस, रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशंस करें। और जो अपना सेकेंड पार्ट है जो कि 20 MCQs का है, जीके जनरल नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर है, तो इनको भी कवर करते चलिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रचेस। सो एक्सिलरी क्रचेस एक्चुअली हम ये मैकेनिकल एड्स जैसे सपोर्टिंग एड्स होता है जिसमें कि अपने केन क्रचेस एंड वॉकर यूज करते हैं। तो ये सपोर्ट के लिए, एज अ बेस ऑफ सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ओके, सो एक्सिलरी क्रचेस का मेजरमेंट कैसे करते हैं? एक्सिलरी क्रचेस जो होता है स्टैंडिंग और सुपाइन दोनों ही कंडीशंस में आप मेजर कर सकते हैं। सो एक्सिलरी क्रचेस में एज अ पोजिशनिंग होती है, जो हम क्रचेस यूज करते हैं वो बिलो टू द एक्सिला होती है, कुछ सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरली रहता है। सो कितना रहता है यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। सो सुपाइन एंड स्टैंडिंग पोजीशन में यूज करते हैं, और जो अपना क्रचेस होता है वो लेटरली होता है, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर बिलो पोस्टेरी एक्सिलरी एंड 15 सेंटीमीटर लेटरली विथ पेशेंट इन अ सुपाइन लाइन। ओके, सेकेंड इज 7 सेंटीमीटर बिलो 7 सेंट एंटीरियर एक्सिला। सो यहाँ पे आप जरूर देखिएगा, जो एक्सिलरी क्रचेस हम यूज करते हैं वो पोस्टीरियर एक्सिलरी होती है एंड 5 सेंटीमीटर बिलो होता है। तो यहाँ पे एंटीरियर एक्सिला दिया है, सो इज रॉन्ग ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर बिलो एंटीरियर एक्सिला। सो एंटीरियर एक्सिला नहीं होता, इज रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर मीडियली। सो क्रचेस अपने मीडियली नहीं होता है, लैटरली होता है, क्योंकि हम यूज करते हैं सपोर्ट के लिए। डी ऑप्शन क्या है 5 सेंटीमीटर बिलो एज अ पोस्टीरियर एक्सिला and 12 centimeter is a laterally with a patient is a standing positions. So posterior axilla भी है, 5 centimeter below भी है। यहाँ पे क्या है कि laterally थोड़ा कम है, 12 centimeter है। ओके, सो करेक्ट आंसर जो अपना है वो ए ऑप्शन है, लाइक 5 centimeter below the posterior axilla and 15 centimeter laterally with the patient in a supine line. So supine line में क्या होता है, जब बॉडी हमारी बहुत स्टेबल होती है, तो जो मेजरमेंट होता है वो करेक्ट मेजरमेंट होता है। सो क्रचेस का जो टिप होता है वो 15 सेंटीमीटर लेटरल रखते हैं, जिससे कि प्रॉपर बेस ऑफ सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि हम एज अ सपोर्ट के लिए ही क्रचेस का यूज करते हैं। एंड 5 सेंटीमीटर का गैप इसलिए होता है क्योंकि एज अ हम प्रिवेंट करते कोई एक्सिलरी नर्व लाइक नर्व कंप्रेशन ना हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है एक्सिलरी क्रच में एक्सिलरी नर्व कंप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो करेक्ट आंसर अपना ए है। ओके, 7 सेंटीमीटर एज एंटीरियर एक्सिलर नहीं होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में मेजरमेंट थोड़ा प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और 7 सेंटीमीटर एक्सिलर से एंटीरियर हो तो पेशेंट्स को बहुत पैल्विक ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, एंड 4 सेंटीमीटर बिलो एज अ मीडियली, यहाँ पे मीडियली भी दिया है, एंटीरियर एक्सिला भी दिया है। सो जो रॉन्ग ऑप्शंस, सो एज अ इसके बायोमैकेनिकली एज अ रॉन्ग हो जाएगा, एंटीरियर एक्सिला नहीं होता है, मीडियली नहीं रखते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर्स ए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Micropip diathermy is a contraindicated in all of the following except. सो MWD कॉन्टेक्ट इंडिकेशन है सबका, बट एक्सेप्ट कौन, लाइक इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन में हम MWD यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्टेक्ट इंडिकेटेड होता है क्योंकि पैल्विक हीट एक्सपोजर के हाई रिस्क होता है। ट्यूमरस कंडीशंस में हीट ट्यूमर ग्रोथ कर सकती है, लाइक हमारा जो ग्रोथ है ट्यूमर की वो बढ़ सकती है, तो हम इसमें यूज है। स्प्रेन इज अ डी इज अ करेक्ट आंसर। एक्चुअली स्प्रेन जो हमारे लिगामेंट्स इंजरी होती है, एक्यूट स्प्रेन होता है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। हीट लाइक MWD से जब हीट होती है तो सर्कुलेशन अपना इंप्रूव होता है एंड हीलिंग प्रमोट करता है। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द रेट एट विच लेजर एनर्जी प्रोड्यूस और एब्सॉर्ब इज मेजर्ड इन। सो जो एनर्जी प्रोडक्शंस होता है लेजर का, वो किस लाइक क्या मेजरमेंट करते हैं, किस में? सो लेजर थेरेपी एज अ एनर्जी जो होती है वो सरफेस पर यूनिट एरिया से डिलीवर होती है, इसलिए जूल पर मीटर स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। सो सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हम कितनी सरफेस पे दे रहे, कितना एरिया कवर कर रहे हैं, सो जूल पर मीटर स्क्वायर का जो मेजरमेंट होता है। ओके,
और लाइक जूल, ओनली जूल क्यों नहीं होगा, ओनली जूल टोटल एनर्जी बताता है, रेट नहीं। ओके हमें यहाँ पे रेट बताए, जूल पर सेकेंड ये जो पावर के लिए होता है, लेजर एनर्जी डेंसिटी नहीं बताता है। एंड जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो ये यूज करते हैं स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स में जो है वो मीटर स्क्वायर होता है, नॉट अ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो करेक्ट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, group of fiber bundles enclosed by a loose connected tissue sheath। so यहाँ पे you know कि loose connected tissue sheath पूछा गया है, so please confuse नहीं होना है। like loose connected में हम यूज करते हैं जब सॉरी एंडोटेनिन होता है, सॉरी सी होगा ऑप्शंस, एंडोटेनिन। लाइक इपिटोनिन जो होता है वो टाइट होता है, आउटर कवरिंग इसकी लूज नहीं होती है, वो थोड़ा टाइट होती है। ओके पेरिटोनिन जो होता है उसका टेनिस अराउंड जो ग्लाइडिंग न्यूट्रिशंस देता है वो भी, लेकिन एंडोटेनिन इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फेसिकल्स के बीच में ये क्या है कि ये एज अ जो सीट बनती है वो कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं, वो लूज कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं, राइट। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। एंडोमाइशियन जो है वो मसल्स फाइबर कवरिंग होती है। ओके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन इन डायआर्थ्रोडल जॉइंट। सो डायआर्थ्रोडल जॉइंट्स का क्या मेथड ऑफ कनेक्शन होता है, कंस्ट्रक्शंस। सो लाइक अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, सिनआर्थ्रोडियल जॉइंट्स, सॉरी एंड सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट, सिम्फाइसिस जॉइंट। So diarthral joint is also known as synovial joint, जो कि मोस्ट हाईली मूवेबल टाइप ऑफ joints होता है एंड फ्रीली मूवमेंट करता है, लाइक यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होता है एज अ हाईली मूवेबल joints, राइट। सो ये जॉइंट कंस्ट्रक्शंस कैसे होगा, मेथड क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, आर्थ्रोसिस जॉइंट्स, राइट। सो एम्फिआर्थ्रोसिस जॉइंट एक्चुअली इज अ पार्ट, इसमें क्या होता है सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस जो है सी एंड डी ऑप्शन जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट के पार्ट होते हैं, जो कि एज अ सिनकॉन्ड्रोसिस जो होता है एज अ हेलाइन कार्टिलेजस होता है एंड सिम्फाइसिस जो होता है वो फाइब्रोकार्टिलेज पार्ट होता है। सो एज अ डायआर्थ्रोडल जॉइंट जो होता है वो मोस्टली मूवेबल जॉइंट्स होता है, हाईली मूवेबल जॉइंट्स होता है, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन जो होगा वो अपने जस्ट अपोजिट से होगा, लाइक सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट जो कि सिनआर्थ्रोडल जॉइंट, जो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सिनआर्थ्रोडल जॉइंट जो होता है फाइब्रस जॉइंट्स होता है, इमूवेबल जॉइंट्स होता है। ओके इसमें ये क्या करता है, जो हमारे इसके जो फाइबर टिश्यूज होते हैं वो डेंस होते हैं, लाइक ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स करता है, बट हमारा जो डायआर्थ्रोडल जॉइंट होता है वो डेंस नहीं होता, वो मूवेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत हाईली मूवेबल होता है। एंड सिनआर्थ्रोडल जॉइंट्स होता है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका जो ये प्रॉपर्टी है, लाइक ये है डायआर्थ्रोडल से डिफरेंट होता है सिनआर्थ्रोडल। कार्टिलेजिनस सिनकॉन्ड्रोसिस सिम्फाइसिस का सेम एज अ प्रॉपर्टी होता है जॉइंट कंस्ट्रक्शंस का, बस जो सिनआर्थ्रोडल जॉइंट्स होता है ये एज अ लेस कंपेयर होता है डायआर्थ्रोडल के लिए, इसलिए डिफरेंट होता है। सो करेक्ट आंसर्स यू नो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ बोन डेमोन्स्ट्रेट दैट कॉर्टिकल बोन इज स्टिफर देन। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू बताना होता है, लेकिन इसमें क्या है जो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें कि कुछ मॉड्यूल्स आपने पढ़े हुए होंगे। ओके लेकिन तो यहाँ पे क्या है, कॉर्टिकल बोन इज ए स्टिफर देन, किससे स्टिफ होती है, तो ऑप्शन ए तो दिया है कॉर्टिकल इज नॉट सेम, क्योंकि सेम टिश्यूज दिया है तो उससे हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। अब 3 ऑप्शंस बचे अपने पास, सॉफ्ट बोन, कैंसलेस बोन एंड अदर। सो सॉफ्ट बोन एज अ टर्म ऑफ स्पेसिफिक, तो सॉफ्ट कॉर्टिकल बोन जो होता है वो बहुत हाईली डेंस होता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टिफ होता है। सो एज अ उसके कंपेयर, किसके कंपेयर में, लाइक सी इज अ करेक्ट आंसर, कैंसलेस बोन। कैंसलेस बोन स्पंजी बोन होता है, सो स्पंजी बोन होता है इसलिए स्टिफ नहीं होता, इसके कंपैरिजन में जो कॉर्टिकल है वो स्टिफ होता है देन टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि अपना एक यंग मॉड्यूल जो है उसके उससे यंग मॉड्यूल्स के कॉर्टिकल बोन का बेस्ट एंड मोर स्ट्रेस देन द कैंसलेस बोन। ओके सो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है, द आइसोमेट्रिक टेंशन इन अ मसल फाइबर इज ग्रेटर एट। सो आइसोमेट्रिक टेंशन राइट, इसमें क्या होता है कि मसल जो एबिलिटी है, लाइक उसमें क्या है कि मेंटेन आइसोमेट्रिक कॉन्टेक्शन। सो ऑप्शन इज अ टेंसाइल स्टेट है एंड ऑप्टिमल सार्कोमियल लेंथ, स्ट्रक्चर स्टेट नो चेंज। सो आइसोमेट्रिक
में क्या होता है, लाइक हमारी जो कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है मसल्स में, बट विजुअली कॉन्ट्रैक्शंस देखने को नहीं होता है, एज अ वो इंटरनली होता है। सो एज अ टेंसाइल स्टेट में क्या होगा, ओवर स्ट्रेच होता है, ओवर स्ट्रेच ज़्यादा होता है तो ओवरलैपिंग कम होगी, सो इसमें टेंशन जनरेट नहीं होता है। ओके, टेंसाइल स्टेट में क्या होगा, ओवर स्ट्रेचिंग होगा, बट एज अ ग्रेटर टेंसाइल इसमें जनरेट नहीं होगा। ऑप्टिमल सार्कोमियल लेंथ, इसमें क्या होता है, ऑप्टिमल लेंथ लाइक एक्टिन मायोसिन का ओवरलैप होता है, तो इसमें परफेक्टली क्रॉस ब्रिजिंग होती है। सो क्रॉस ब्रिजिंग होता है तो उसमें मैक्सिमम टेंशन जनरेट होता है। सो करेक्ट आंसर बी है। ओके, क्योंकि ऑप्टिमल सार्कोमियल लेंथ लाइक जिसमें कि एक्टिन मायोसिन जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उसमें मैक्सिमम क्रॉस ब्रिजिंग फॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम टेंशन जनरेट होती है। तो आइसोमेट्रिक टेंशन जो है वो ग्रेटर देन होती है ऑप्टिमल सार्कोमियल लेंथ। ओके, स्ट्रक्चर स्टेट लाइक नॉन स्पेसिफिक टर्म एंड नो चेंज, कोई फिजियोलॉजिकली इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर अपना बी है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, the restrictions of CS abductions at a medial rotation of clavicle is due to impingement of, सो इम्पिंजमेंट यहाँ पे पूछा गया है। मेजरली जो इम्पिंजमेंट होता है वो सुपरस्पाइनस पे होता है, सुपरस्पाइनस टेंडिनाइटिस कंडीशंस होती है, तो यहाँ पे एज अ लेसर ट्यूबरकल एक्रोमिया एंड ग्रेटर ट्यूबरकल नैक, सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है वहाँ पे अपना सुपरस्पाइनस इम्पिंजमेंट होता है, राइट, जब एज अ जीएच अबडक्शन और मीडियल रोटेशंस करते हैं क्लैविकल का। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ओल्ड नॉन यूनिटेड फ्रैक्चर्स ऑफ नेक ऑफ फीमर। सो ओल्ड पेशेंट्स है, नॉन यूनिटेड फ्रैक्चर हुआ तो नेक ऑफ फीमर्स का, सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, कंप्रेशन प्लेटिंग, बोन ग्राफ्टिंग, nailing, compression plating with a bone grafting. So as a old non-unit fracture है तो बायोमेकेनिकली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, स्टिमुलेशंस भी होना चाहिए, तो प्लेट एंड ग्राफ्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं ओल्ड नॉन यूनिटेड कंडीशंस के लिए। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, कंप्रेशन प्लेट विथ बोन ग्राफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, फ्लैक्शन, एडिक्शंस एंड इंटरनल रोटेशन आर द करेक्टरिस्टिक पोस्चर्स हैं। सो फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्चुअली ये जो देखने को मिलता है वो पोस्टर डिसलोकेशन ऑफ हिप में होता है, फीमर जिसमें पोस्टरली स्लिप कहा जाता है, तो इसमें हिप जो है ऑटोमेटिकली फ्लैक्स, अडक्ट एंड इंटरनली रोटेशन पोजिशन में चला जाता है। तो इफ आप पोस्टर लाइक इस टाइप का देखने को मिलता है कि फ्लैक्शन है, एडक्शन है, इंटरनली रोटेशन है, तो करेक्ट हम वहाँ पे एज अ डायग्नोसिस करेंगे तो आप डिसलोकेशंस ही मिलेगा आपको, एंटीरियर डिसलोकेशंस नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रोटेशंस होता है। फ्रैक्चर ऑफ फीमरल हेड, फ्रैक्चर सॉफ्ट ऑफ फीमर, सो इज द रॉन्ग ऑप्शंस, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, सो नेक्स्ट आगे 11th क्वेश्चन है, डैशबोर्ड इंजरी रिजल्ट इन, आई थिंक आपको क्लियर ही होगा, डैशबोर्ड इंजरी एज अ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप में देखने को मिलता है। सो डैशबोर्ड इंजरी डायरेक्टली इसमें क्या होता है, जैसे लाइक जब ड्राइविंग करते हैं तो उस टाइप की ये जो इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है आरटीए, उसमें हम इसको बोलते हैं डैशबोर्ड इंजरी। लाइक इसमें क्या होता है, डैशबोर्ड लाइक डायरेक्टली डैशबोर्ड जो होता है पोस्टरी फोर्स देता है अपनी नी पे, जब नी पे फोर्स पड़ता है, जैसे डायरेक्टली हिट होता है तो फीमर एस्टेबुलम के अगेंस्ट पुश हो जाता है, जिसमें हमारा हिप है वो पोस्टरली डिसलोकेट कर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डैशबोर्ड इंजरी। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, पोस्टर डिसलोकेशन ऑफ हिप जो होता है मोस्टली जो कॉज जो उसका केसेस होता है कॉज वो डैशबोर्ड इंजरी ही होता है। एंटीरियर डिसलोकेशन रेयर होता है, एक्सटेंशन फोर्स रिक्वायर्ड होता है, नॉट अ फ्लैक्शन फोर्स। ओके, एंड सेंट्रल डिसलोकेशन बहुत ही रेयर होता है, ये एक्सियल लोड से होता है, एंड फ्रिक्शन नेक ऑफ फीमर इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, सो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक टेस्ट इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस। सो ये टेलीस्कोपिक जो टेस्ट होता है एक्चुअली ये यूज करते हैं इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर के लिए। सो इसमें क्या होता है कि फीमर हेड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो ये जो टेलीस्कोपिक लाइक पिस्टल लाइक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। इस टेस्ट को जो यूज करता है जो क्लिनिकल टेस्ट होता है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ हिप को चेक करता है। सो एज अ
इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर नेक और फीमर में हम इसका यूज करते हैं। पिस्टन लाइक मूवमेंट्स आपको फील होता है, अनस्टेबल देखने को मिलता है, फीमरल हेड अनस्टेबल। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए इज अ पैरथीज डिजीज जो है वो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, लाइक एवियन वाला कंडीशन जो होता है जिसमें ब्लड का प्रॉब्लम होते हैं, एंड ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। माल यूनिटेड ट्रोकैंटिक फ्रैक्चर्स जो है ऑलरेडी हील्ड डिफॉर्मिटीज है, नॉट कोई डायग्नोज करना नहीं है इसमें। एंकोलाइसिस ऑफ हिप जॉइंट एज अ स्टिफ जॉइंट्स मूवमेंट है, इज इम्पॉसिबल। सो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस है, व्हाट वुड बी आइडियल ड्यूरिंग पोजिशनिंग ऑफ एसडब्ल्यूडी कैपेसिटिव प्लेट्स रिलेटिव टू टिश्यूज। सो रिलेटिव टू टिश्यूज क्या पोजिशंस होगी, राइट, जब एसडब्ल्यूडी आप यूज कर रहे हैं। सो एज अ जो प्लेसिंग होती है वो पैरेलल टू द स्किन हम यूज करते हैं एसडब्ल्यूडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज अ पैरेलल प्लेट जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट करती है, सेफ इफेक्टिव हीलिंग देख सकते हैं, सेफ इफेक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर या एज अ क्रॉस वाला यूज नहीं करते हैं, एज अ पैरेलल स्किन में यूज पैरेलल प्लेट यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस में पूछा गया ड्यूरिंग अ पोजिशनिंग ऑफ एसडब्ल्यूडी कैपेसिटिव प्लेट रिलेटेड टू टिश्यूज, सो टिश्यूज से रिलेटेड पूछा गया। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है अपना बी है। प्लेसिंग ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा आप एंगल पे कोई रखेंगे तो अनइवन हीटिंग पहुंचेगा, नॉन पैरेलल जो है वो एनर्जी को लॉस करेगा, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। सो बी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूडी इज यूज्ड फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो एसडब्ल्यूडी सब किस में यूज नहीं करते? बैक पेन में आप यूज करते हैं, मोस्टली एसडब्ल्यूडी यूज होता है। हीमोफिलिक ज्वाइंट्स, ऐसा इसमें हम हीमोफिलिक ज्वाइंट में हीटिंग हम नहीं देते हैं, क्योंकि हीमोफिलिक ज्वाइंट्स में ब्लीडिंग के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट दिया गया है। सो हीमोफिलिक ज्वाइंट्स में हम एसडब्ल्यूडी यूज नहीं करते हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बैक पेन में यूज करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज कर सकते, स्प्रेन में भी यूज कर सकते, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, the number of layer of towel between a moist heat pack and skin should be at least. So मॉइस्ट शीट पैक का यूज यहाँ पे पूछा गया, कितने लेयरिंग कितना होगा टॉवल के बीच जो हम पैक यूज करते हैं। सो हाइड्रोकोलेक्टर पैक एक्सट्रीमली बहुत हॉट होता है, सो इसके लिए 6 to 8 लेयरिंग हम बनाते हैं, जिससे कि अवॉइड कर सके कोई बर्न ना हो। सो करेक्ट आंसर अपना क्या है? बी इज अ 6 लेयर। एक्चुअली 6 to 8 लेयर हम बनाते हैं। सो 16 लेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी, देख आराम से नहीं कर पा रही, इंसुलेशन हो जाएगा, तो इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। एंड 4 लेयर है वो बहुत कम हो जाएंगे, ऐसा हाईली रिस्क होगा। 1 का 6 लेयर सेम आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या है अपना? बी है। आई थिंक आपको आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। सो प्लीज गाइस, इफ योर वीडियो इज हेल्पफुल, सो मेक श्योर like this video and don't forget to subscribe my channel. So thank you for joining the session. If you find the today's revision helpful, so please like and subscribe and share your friends. So मिलते हैं, see you next class. Please stay disciplined, stay consistent, क्योंकि हमारी एग्जाम बहुत ही पास है। Thank you.